आज का हमारा क्वेश्चन है एंटीसिपेटरी बेल। हो जा फोकस है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है और मर्डर के केस में जिसमें कि फांसी तक की सज़ा हो सकती है, क्या उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो बेल क्या होती है? बेल होती है एक तरीके की छुट्टी। मतलब जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग के दौरान आपको जेल में ना रखा जाए, आपको फ्री छोड़ दिया जाए किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि आपको जब बुलाएंगे तब आप आओगे, आप बाहर जाके शरारत नहीं करोगे, ये सब चीज़ें कि आपको छोड़ रहे हैं बट टिके रहना है। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत, एडवांस में जमानत। ठीक है, मतलब कि एडवांस में ही बेल ले ली। एडवांस में कैसे ले सकता है बेल कोई? तो एक एग्जांपल से आप समझते हैं। अब मान के चलो आप 3 मेंबर हो फैमिली में, पापा, मम्मी और आप। अब आपने पार्टी करने जाना है शाम को और आप पार्टी से लेट आओगे। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि मम्मी तो नहीं जाने देगी पार्टी में। ठीक है, मम्मी से बात करेंगे, मम्मी को ये पता लगा कि रात को लेट आएंगे तो मम्मी तो मना ही कर देगी। तो आपने क्या काम किया? आपने पहले ही पापा से बात कर ली। पापा से बात कर ली कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ और मैं रात को लेट आऊँगा। ठीक है, पापा ने परमिशन दे दी। तो क्या है कि आपने एडवांस में ही परमिशन ले ली। एडवांस में ही परमिशन ले ली। तो अब हुआ ये कि जब आप शाम को तैयार होके पार्टी के लिए निकले, मम्मी ने आपको टोक दिया कि कहाँ जा रहे हो। फिर आपने बताया कि ऐसे ऐसे पार्टी में जा रहा हूँ और मैं लेट आऊँगा। मम्मी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, लेट आओगे, इससे अच्छा जाओ ही मत। तो उस टाइम आपने अपनी ये अग्रिम जमानत जो है इसका पर्चा बाहर निकाला और बोला कि मैंने पापा से पूछ लिया है, पापा से जमानत ले ली है, तो आपकी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लागू नहीं होती। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है एंटीसिपेटरी बेल का। तो क्या कॉन्सेप्ट है? एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान कहाँ दे रखे हैं? CRPC जो थी अपनी, उसमें था सेक्शन 438 और जो अपनी BNSS है इसमें प्रोविज़न है 482। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? जब किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस की एलिगेशन लग सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? गैर जमानती ऑफेंस, ऐसा अपराध जिसमें जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे अपराध के किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, मान के चलो साहिल है, इसके ऊपर आरोप लग गया कि इसने कुछ ऐसा काम किया कि जिसके लिए इसको जेल में डाल देंगे और इसकी जमानत नहीं होगी। ठीक है, अब साहिल अपने आप को बेकसूर समझता है या जो भी बातें हैं, साहिल जाता है कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? ये जो एंटीसिपेटरी बेल है या तो हाई कोर्ट दे सकता है या फिर सेशन कोर्ट दे सकता है। साहिल जाता है कोर्ट में। साहिल बोलता है सर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा, ठीक है, ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा हुआ है और मैंने सब नहीं किया, मैं आपकी सारी कंडीशंस को फॉलो करूँगा, टाइम पे कोर्ट में आऊँगा, कृपया मेरे को जेल के अंदर मत डालिए। अगर हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को लगता है कि साहिल की बात ठीक है तो इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। और एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है कि जब भी इसको उस ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए पुलिस वाले पकड़ने आएंगे तो ये अपना जो एंटीसिपेटरी बेल है वो दिखा देगा और बोल देगा कि सर आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, मैंने एडवांस में ही जमानत ले ली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एंटीसिपेटरी बेल का। इसके प्रोविज़न 438 है जो CRPC का अपना पुराना था और 482 है जो अपने नया BNSS का। इनके अंदर हल्का सा चेंज है। अब एक बात और याद रखना, ये जमानत कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में, इसमें सेशन कोर्ट में। इन दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, या तो बंदा सीधा सेशन कोर्ट में चला जाए या सीधा हाई कोर्ट में चला जाए। बट अगर इसने, साहिल ने सेशन कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई है और इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये हाई कोर्ट में जाएगा ना, तो हाई कोर्ट में ये नई एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकता। वो जो रिजेक्ट करी है सेशन कोर्ट ने उसी की अपील लेके जाएगा। ठीक है, नई एप्लीकेशन नहीं लगेगी, सेशन कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया उसकी अपील लगेगी।
और हाँ रिजेक्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि साहिल ने ये काम किया होगा तो नहीं देंगे एंटीसिपेटरी बेल, कह देंगे भाई जेल में जा, फिर देखेंगे तेरा एक बार तो जा तो जेल में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन 15वें को शुरू करने से पहले मैं बेर एक्ट में से थोड़ा करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स के अंदर। तो सेक्शन 482 अपने पास दे रखा है एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। इसके अंदर 4 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन तो ये बोलता है कि अगर किसी को लगता है, रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है, उसको लगता है कि मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, सिर्फ डर नहीं है, सिर्फ फियर नहीं है, रीज़न होना चाहिए, RES1 रीज़न होना चाहिए, कारण होना चाहिए, ठोस कारण है कि मुझे अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। रीज़न टू बिलीव है कि उसके ऊपर ऐसी एलिगेशन लगेगी जिसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस की एलिगेशन लगेगी। मतलब कि अगर उसको एक बार पुलिस ने उठा लिया तो उसकी जमानत नहीं होएगी, हो जाती है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, बट यहाँ पे लिखा है कि नहीं होएगी, कागजों में नहीं होती है, वैसे हो जाती है। तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर उसको उठा लिया तो उसकी ज़मानत नहीं होएगी, तो वो हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि सर मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे दो। हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को अगर लगता है कि इसको दे देनी चाहिए एंटीसिपेटरी बेल तो वो दे देगी, वरना नहीं देगी। और उसको अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आएगी तो उस टाइम साहिल ये बोल सकता है कि मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मैं हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से जो भी है अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद कंडीशन है, सबसेक्शन 2 के अंदर कंडीशन दे रखी है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब भी जमानत दे रही है तो कंडीशन लगाएगी। 3 कंडीशन लगाती है इसमें। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जब भी उसको बुलाया जाएगा वो कोर्ट को अटेंड करेगा। ठीक है, अटेंड कोर्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वो बाहर जाएगा तो जो भी गवाह है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको केस के फैक्ट के बारे में पता हो सकता है तो उसको डराएगा धमकाएगा नहीं, ताकि वो अपनी गवाही से मुकर ना जाए। ठीक है, मतलब कि गवाहों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता बाहर जाके। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो विटनेस है इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी। और तीसरा पॉइंट ये है कि शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन, कि वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। इसको लॉकआउट ऑर्डर बोलते हैं। उसका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया जाता है ताकि वो इंडिया से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बाहर चला गया इंडिया से, यहाँ पे सारी कार्रवाई रुक जाएगी। ठीक है, बहुत दिक्कत आती है। तो तीसरी कंडीशन ही है कि पासपोर्ट ले लेते हैं उसका। और चौथी कंडीशन ये है कि सेक्शन 480 के अंदर सब सेक्शन 3 में 2-3 कंडीशंस है, वो उसके ऊपर लगा देंगे। उसके अंदर क्या कंडीशंस थी पापा ने कल भी पढ़ी थी कि कोर्ट में जब उसको बुलाएंगे वो आएगा, वो तो यहीं पे भी दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, जो ऑफेंस में उसकी कार्रवाई चल रही है वैसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा। और तीसरा तो वही है कि विटनेस से छेड़खानी वो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद अपना सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 में क्या बोल रहा है कि जब भी पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करने पहुंच गई, ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट करने पहुंच गई, तो वो उसी टाइम अपनी बेल प्रिपेयर करके रख सकता है। उसी टाइम कागज़ अपने तैयार करके रख सकता है कि सर एंटीसिपेटरी बेल चाहिए मेरे को। तो पुलिस क्या करेगी, उसकी एंटीसिपेटरी जो बेल है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको छोड़ देती है। या फिर क्या हो सकता है, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के बजाय उसको बेलेबल वारंट जारी कर देगा। मतलब कि पुलिस उसको अरेस्ट करनी चाहेगी और उसको बेलेबल वारंट पकड़ा देगी और उसको ये बोल देगी कि मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि तेरे को जमानत तो दे देंगे, एक सर्टेन अमाउंट तुझे जमानत के रूप में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो इसका 4th सबसेक्शन है ये अपने सवाल को अच्छे से डील करता है। अपने सवाल के अंदर क्या पूछा था कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है और मर्डर के केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो इसमें 2 केस ऐसे लिखे हैं जिनमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनमें लिख रखा है कि नहीं मिलेगी, तो बाकी जो ऑफेंसेस है उसमें क्या है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो 2 केस कौन से हैं, वो 2 केस है भारतीय न्याय संहिता 2023 के, एक तो सेक्शन 65 और दूसरा है सेक्शन 70 का सबसेक्शन 2।
इनमें क्या दे रखा है, इनमें दे रखा है कि जब भी जो अपना अपराधी है उसके ऊपर आरोप लगता है कि उसने किसी लड़की का रेप किया है और उसकी एज है 16 साल से कम है, ठीक है, या फिर सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है कि कोई 18 साल से कम की लड़की है और उसका गैंग रेप हुआ है, ठीक है। तो अगर अपराधी इन दो केसेस में आता है कि उसने 16 साल से कम की एज की लड़की का रेप किया है या फिर 18 साल से कम की लड़की गैंग रेप के अंदर वो शामिल है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। जो अपना सवाल था कि मर्डर के केस में जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती, तो सेक्शन जो इसका है 482 उसके अंदर सिर्फ ये दो ही कंडीशन दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो कंडीशंस है, बाकी जो ऑफेंसेस है, उनमें एंटीसिपेटरी बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबिल में से। एंटीसिपेटरी बेल हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन चेन ऑफ बेल, मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका। और क्या है कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे रखा है, नई जो BNSS है इसके अंदर इसका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। और इस बेल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इनोसेंट पर्सन है, इनोसेंट मतलब शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर अगर ऐसी कोई एक्विजिशन लग जाती है तो उनको बचाया जा सके, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सभी को एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे। अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री है कि उसने पहले भी अपराध किए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है इसमें बताया कि कहीं डिफाइंड नहीं है, बट जैसा कि अपन ने समझा कि उसके अरेस्ट होने से पहले ही उसको जमानत मिल जाती है, और जब उसको अरेस्ट करने आएंगे पुलिस वाले तो उसको बता देगा कि सर मैंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, ठीक है। आगे क्या लिखेगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल, दिस इज व्हेन बेल इज एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और बिफोर दैट इन केस सच बेल इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। मतलब एंटीसिपेटरी बेल वो है जब या तो अरेस्ट के टाइम पे उसको जमानत मिल जाएगी या फिर अरेस्ट होने से पहले ही उसको जमानत मिली हुई है ऑलरेडी। उसके बाद अपने पास सतपाल सिंह का केस है, सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें एंटीसिपेटरी बेल में और रेगुलर बेल में डिफरेंस बताते हुए ये बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटोमेटिकली सेक्शन 483 के अंदर बेल मिल गई है। सेक्शन 483 में अपन क्या देखा था, 482 में है एंटीसिपेटरी बेल और 483 में है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। ये उन केसेस में है जब ऐसा केस हो कि जमानत नहीं मिल सकती किसी को, तो यहाँ पे आ जाता है वो बंदा सेक्शन 483 में। फिर हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट है वो देखता है कि इसको जमानत दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल का ये मतलब नहीं है कि उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेल मिल जाएगी। ये दोनों अलग अलग प्रोविजन है, इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पज ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम अरेस्ट। लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, 41st रिपोर्ट में बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहले उसको अरेस्ट कर लें फिर उसको थोड़े दिन जेल में रखें, ये चीज़ जस्टिफाइएबल नहीं है। मतलब कि अगर कोई पर्सन इनोसेंट है तो उसको क्यों अरेस्ट करना है, क्यों उसको जेल में रखना है, पहले कंडीशन तो देख लें कि किन कंडीशन में इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न दे रखे हैं। उसके बाद अपने पास जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें ये बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज है, मतलब कि ये बहुत ही हाई लेवल का प्रिविलेज है, और अगर ये किसी को प्रिविलेज दिया जा रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे। अगर एंटीसिपेटरी बेल दे ही देनी है सबने फिर तो अपना जो पूरा चैप्टर है बेल का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में दी जानी चाहिए या फिर इनोसेंट पर्सन को दी जानी चाहिए, वही एक्सेप्शनल होते हैं। व्हेन विल एंटीसिपेटरी बेल बी ग्रांटेड, इसमें वही पूछ रहे कि कब ग्रांट करी जाएगी, जब किसी पर्सन को रीज़न टू बिलीव है, उसको लग रहा है कि मुझे मेरे ऊपर एलिगेशन लगेगी और मुझको उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। एक ठोस कारण है उसके पास कि मुझे तो उठाएंगे ही उठाएंगे, तो ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन जो लगेगी वो आगे काम करेगी। अगर उसको सिर्फ डर है कि शायद मुझे भी उठा लें तो शायद के बेस पे तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके बाद गुरबख्श सिंह का केस है।
इसके अंदर बोला था कि बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल द कोर्ट शुड सी वेदर देयर इज़ ए रीज़न टू बिलीव दैट अरेस्ट, कि ये देखेंगे कि उसके पास ठोस कारण है या सिर्फ उसको डर है। अगर सिर्फ डर है फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे, ठीक है। और बहुत लोग हैं लाइन में, उनका काम देखेंगे अपन। उसके बाद अशोक वशिष्ठ स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी सेम बात बोली थी। उसके बाद अपने पास परविंदरजीत सिंह का केस आ जाता है और इसमें बोला था कि द ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज रिक्वायर्ड टू बी विद रीजन्स, जस्ट पासिंग ए ब्लैंक ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज़ नॉट इनफ। मतलब कि जब एंटीसिपेटरी बेल का आप ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब किसी की अग्रिम जमानत को अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो रीज़न लिखेंगे वहाँ पे, रीज़न लिखेंगे कि इसकी ये कंडीशन है, इसका ये केस बनता है, हमको ये लगता है कि इसके ऊपर एलिगेशन है वो शायद झूठे हो सकते हैं, तो इन कारणों की वजह से इसको एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है कि जस्ट पासिंग ए ब्लैंक ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज़ नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आई अपने साइन कर दिए जा भी काचे काट, तो रीज़न लिखने पड़ेंगे भाई क्यों एंटीसिपेटरी बेल दी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रिविलेज है ये इसको क्यों दिया गया है, ऐसे क्या कारण रहे हैं, तो रीज़न लिखने ज़रूरी है, ठीक है। अब आ गया हु कैन टेक एंटीसिपेटरी बेल। वही बात है कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, भाई मेरे ऊपर एक्विजिशन लगेगी तो मैं एंटीसिपेटरी बेल ले रहा हूँ, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में लग सकती है, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस क्या है, कंडीशन जो है मैंने आपको सेक्शन के साथ पढ़ा ली। 4 कंडीशन है इसके अंदर। पहली कंडीशन तो यही है कि जब उसको बुलाएंगे वो आएगा मुँह उठा के। दूसरी कंडीशन ये है कि वो बाहर जाके विटनेस वगैरह को तंग नहीं करेगा, डराए धमकाएगा नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि वो शैल नॉट लीव इंडिया, इंडिया से भाग के नहीं जाएगा बाहर। अगर उसको जाना है किन्हीं कारणों से तो परमिशन लेके ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा दिया और चल दिया। पासपोर्ट तो उसका जब्त हो ही जाता है तो वैसे भी नहीं जा सकता। और अगर इलीगल रूट से जाता है तो वो चीज़ें अलग है, वो तो काबू में ही नहीं है किसी के भी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 480 की सब सेक्शन 3 में जो कंडीशंस थी, अटेंड करेगा कोर्ट को, बाहर जाके तंग नहीं करेगा, किसी को सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, ये कंडीशन तो लाजमी है। और बाकी भी जितनी भी कंडीशन हाई कोर्ट को लगता है कि फुलफिल होनी चाहिए वो सारी लगा दे हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट को। कुछ भी हो सकता है, भी रोज़ आके तू थाने में आके मुंह दिखा के जाइए हो, या फिर सुबह उठ के लाइव आई हो कि देख मैं घर पे ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें ऐसा हाई कोर्ट को लगे तो, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि क्या काम वो नहीं करेगा, जब उसको बुलाएंगे वो आएगा और सेम ऑफेंस नहीं करेगा। उसके बाद है कि जब एंटीसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये पुरानी CRPC के अंदर सेक्शन के अंदर शामिल थे, सेक्शन 438 था, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल थी जो आगे मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। बट जो अपना है 482 BNSS, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं है, जो मैं अभी बताऊंगा। पहले क्या होता था, पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील है उसको भी सुनते थे, पूछते थे भी इसको छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। CRPC में वो प्रोविज़न थे, बट BNSS से वो प्रोविज़न हटा दिए गए हैं। अब एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करना पूर्ण रूप से जज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, उसको किसी को नहीं सुनना है, उसको बस केस के जो सर्कमस्टांसेस देखने, कंडीशंस देखनी है बस। ना तो वो किसी सरकारी वकील को सुनेगा, ना वो किसी पुलिस वाले को सुनेगा, उसकी मर्जी होएगी, उसको सही लगेगा, उसके पास ठोस रीज़न है कि इसको जमानत मिलनी चाहिए तो उसको जमानत प्रोवाइड कर देगा, वरना नहीं करेगा। तो ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहली बात तो जब वो बेल ग्रांट कर रहा है तो नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ चार्ज देखेगा कि इसके ऊपर किस तरीके का चार्ज लगा है, किस तरीके की एक्विजिशंस लगी है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब बहुत ही सीरियस, मतलब 10 मर्डर करके आ गया बंदा, तो उसको क्यों आप एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो देखेंगे कि उसके वो पहले उसको सज़ा हुई है या नहीं हुई। तीसरी क्या है कि वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा। और चौथी कंडीशन क्या है कि वो जो एप्लीकेंट है जिसने केस लगाया है उसको तंग तो नहीं करेगा, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद चंद्र स्वामी वसीम CBI का केस है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल को अंदर एक कंडीशन लगाई गई है कि इंडिया से बाहर वो नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर ये बोल रहा है कि इंडिया से अगर उसको बाहर जाना है तो उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उसको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना है या फिर उसने बाहर जाके कोई उपदेश देना है, ठीक है। तो ये कोई रीज़न नहीं है।
ठोस रीजन होना चाहिए। अगर उसको बाहर जाना, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, कोर्ट देखेगा कि उसको बाहर मतलब जाना अलाउड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर अलाउड नहीं करता तो बैठ भाई अपने घर पे। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन था कि मर्डर केस में एंटीसिपेटरी बेल अलाउड है या नहीं है, तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया। बाकी एक लॉजिकल थिंकिंग की बात ये है कि अगर किसी बंदे ने बहुत सारे मर्डर करके हैं, उसकी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, हिस्ट्री शीट बहुत ख़राब है उसकी, उसने वो रेप केसेस में पकड़ा गया है, चोरी डकैती केसेस में पकड़ा गया, मतलब कि जाना माना एक क्रिमिनल है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल आप क्यों दे देंगे। खैर आप यहाँ मर्डर की बात कर रहे हैं। इसमें बोला है कि देयर इज़ नो रूल और प्रिंसिपल प्रिस्क्राइबिंग रिगार्डिंग टेकिंग और नॉट टेकिंग एंटीसिपेटरी बेल, मतलब कि कोई लिखित में सिद्धांत नहीं है, लिखा नहीं हुआ कि किन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए, किन केसेस में नहीं देनी चाहिए। एक जनरल सेंस की बात है। आगे क्या है कि इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। ये डिपेंड करता है केस के क्या सर्कमस्टांसेस है और उसने जो ऑफेंस किया है वो कितना संगीन है, कितना संगीन अपराध किया है उसने। ठीक है। जनरली इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू टेक एंटीसिपेटरी बेल इन केस लाइक ब्रूटल मर्डर, अननेचुरल डेथ, डाउरी डेथ। मतलब कि जनरली ये माना जाता है कि बहुत ही संगीन अपराध किया उसने, बहुत ही बुरी तरीके से किसी का मर्डर किया है, कोई अननेचुरल डेथ हुई है, अप्राकृतिक मृत्यु, या फिर डाउरी डेथ हुई है, दहेज के लिए हत्या हुई है, तो इन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद समंदर सिंह वसी स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, इंपॉर्टेंट केस है ये। इसके अंदर बोला कि एक डाउरी डेथ हुई थी, ठीक है, उस डाउरी डेथ में नेचुरल डेथ हुई और जो लड़की है उसको मारा गया, उसकी सास ने और उसके ससुर ने मारा उसको, तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक सिमिलर केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वसी रामकिशोर का। इसमें बोला कि जो एट्रोसिटीज़ होती है ST SC के खिलाफ, मतलब कि जो अत्याचार हुए हैं SC ST के खिलाफ, तो उन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे जो अक्यूज है वो एक इनोसेंट पर्सन होता है। ठीक है, उसने कोई अपराध नहीं किया, तो उसको अगर धक्के से फंसाने की कोशिश की गई है तो ही उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए, वरना नहीं दी जानी चाहिए। अगर संगीन अपराध किया है, सोच समझ के साजिश करके कुछ उसने कांड किया है, तो क्यों आप एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं उसको। उसके बाद है कि दुखी श्याम वेणुपाल इस केसेस में बोला कि अगर उसने फेरा का कोई केस किया, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब कि बाहर से पैसे का जो लेन देन का सिस्टम होता है, उससे अगर कोई क्राइम किया है उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे। उसके बाद है कि किन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। अगर मर्डर किया है उसने, तो अगर इस बात का डर नहीं है कि वो भाग जाएगा, इस बात का डर नहीं है कि वो विटनेस को परेशान करेगा, इस बात का डर नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा, इस बात का डर नहीं है कि वो किसी और का मर्डर कर देगा बाहर निकल के, और उसने जो मर्डर वगैरह की एलिगेशन लगी है उसके ऊपर, वो कोई बहुत बुरी तरीके से हत्या नहीं करी थी, नॉर्मल ही हत्या थी एक, तो आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये बोला है कि स्टेट ऑफ असम वर्सेस RK कृष्ण कुमार के केस में बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल जब दी जा रही है तो प्रोसिक्यूशन को सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब कि जिस बंदे ने केस लगाया है उसको सुना जाएगा कि इसको एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए। ये इस RK कृष्णन वाले केस में बोला गया था। ठीक है। अब एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा कि एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं यूनियन को, स्टेट को। इसको कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। एक दो तीन। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि इसमें वो सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट दे रखे हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट जो है, ये समवर्ती सूची जो है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब कि पूरा ही राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो उस चीज़ के ऊपर कानून बनाए। अब ये इस क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ मैं,
अपन ने देखा है कि जो सारे कानून है पूरे कंट्री पे लागू होते हैं, बट जो अपना क्रिमिनल लॉ है ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेट लिस्ट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। तो इस पे स्टेट भी कानून बना सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल के क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का यानी कि समवर्ती सूची का विषय है, इस वजह से इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। और एंटीसिपेटरी बेल जो है ये यूपी में लागू नहीं होती थी 2010 से पहले तक। तो क्यों नहीं लागू होती थी? क्योंकि वो बहुत ही एक क्रिमिनल वाला इलाका है, माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल है, तो इस वजह से एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न वहाँ लागू नहीं होते थे। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इतने क्रिमिनल नहीं है वहाँ पे, तो एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न वहाँ पे लागू कर दिए गए हैं। ये है समवर्ती सूची का कमाल, समवर्ती सूची ने किया कमाल। ओके, बाय बाय।